हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के ज़रिए हम कोविड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जैसे कि थर्ड वेव आएगी या नहीं, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट थर्ड वेव लाएगी, वैक्सीन जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन कितने इफ़ेक्टिव है और उसे लगवाने के फ़ायदे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सार्स कोव 2 यानी सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 ये एक ऐसा वायरस है जो सीधा ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ये स्टार्ट हुआ लेट 2019 में एक मिस्ट्री वायरस के थ्रू, जब चाइना के वुहान सिटी से केसेस रिपोर्ट होने लगी। जल्द अलग अलग देशों में सेम टाइप की केसेस सुनाई पड़ने लगी, जैसे कि हाई फीवर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तब इस वायरस पर ग्लोबल अटेंशन पड़ा। भारत में जून से सितंबर 2020 में कोविड का पहला लहर आया था। उसके कुछ महीने बाद मार्च से मई 2021 तक दूसरा लहर आया। दूसरा लहर कोविड का सबसे ज़्यादा खतरनाक लहर माना जाता है। इसका अनुमान ऐसे लगाया जा रहा है कि अगर मार्च 1 से कोविड डेथ्स काउंट करें तो मार्च में 2 लाख से भी ज़्यादा डेथ रिपोर्ट हुआ है, यानी कि हर दिन लगभग 2000 डेथ। भारत में कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर होने की संभावना पर लगातार चर्चा हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अभी से ही तीसरी वेव से बचने की फुल तैयारी शुरू कर दी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड को बढ़ाने से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट लगवाने में जुट गई है। वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स देखे जा रहे हैं और यह वेरिएंट्स जनरली म्यूटेशन से आती हैं। म्यूटेशन यानी कि बदलाव हर लिविंग बीइंग में, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या वायरस हो, सब में होता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। कोरोना वायरस में भी हजार म्यूटेशंस होते हैं, जिसमें कि सारे म्यूटेशंस डेंजरस नहीं होते। जो डेंजरस होते हैं वो बहुत डेडली होते हैं और ट्रांसमिसिबल बन जाते हैं। म्यूटेशंस के बाद नए स्ट्रेन्स आते हैं जो कि अलग पहचान ले लेते हैं, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडिया में सेकेंड वेव के एक रीज़न बना था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड वायरस को 2 कैटेगरीज में डाला है, जिससे कि डेंजरस म्यूटेशंस पर नज़र रखा जा सके। पहला है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। यह वायरस के ऐसे वेरिएंट्स हैं जो न सिर्फ तेज़ी से फैलते हैं बट काफ़ी डेडली भी होते हैं। इसके अलावा ऐसे वायरस पे वैक्सीन्स का असर भी कम हो जाता है। दूसरा है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये वायरस के ऐसे वेरिएंट्स हैं जो ढेर सारी कंट्रीज़ में डिटेक्ट होते हैं और ज़्यादा फैलते भी हैं, बट वो इतने डेडली नहीं होते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में डाला है। उनका नाम है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। साइंटिस्ट सारे वेरिएंट्स को कोड नेम से बुलाते हैं, जैसे कि अल्फ़ा वेरिएंट को B117 और गामा को P1 बुलाते हैं। इस वेरिएंट के नाम ग्रीक अल्फ़ाबेट पर रखे जाने का कुछ रीजंस है। जब भी लोग वायरस के बारे में डिस्कशन करते थे तो वायरस को कंट्रीज़ के नाम से रिलेट करके बोलते थे, जैसे इंडियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट। ये सुनने में काफ़ी खराब लगता था। इंडिया ने इस पर आपत्ति जताई, तब डब्ल्यूएचओ ने इन वेरिएंट का नाम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स पर रखना शुरू कर दिया। ग्रीक अल्फ़ाबेट से इन वेरिएंट्स को बुलाने के 2 फ़ायदे हुए। पहला कि आम आदमी अल्फ़ा, बीटा नाम आराम से याद रख सकता था और इस पर डिस्कशन भी इजीली कर सकता था। और दूसरा कि कोई भी वेरिएंट का नाम उसके ओरिजिन कंट्री पे ना रखने से उस कंट्री के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे। डेल्टा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जिसके कारण भारत में कोरोना वायरस का दूसरा लहर आया था। यह वेरिएंट सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में पाया गया था। डेल्टा अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है, क्योंकि जब वुहान से सबसे पहला स्ट्रेन आया था तब उसका स्प्रेडिंग कैपेसिटी 2.5 लोगों पर था। फिर जब अल्फा नाम का वेरिएंट आया तो एक आदमी 4 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। अब डेल्टा इतना खतरनाक था कि एक इन्फेक्टेड आदमी 8 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। चलिए डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिशन लेवल को दूसरे तरह से समझते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अल्फा वेरिएंट 50% ज़्यादा डेडली था ओरिजिनल वायरस से, जो वुहान में 2019 को पाया गया था। और डेल्टा वेरिएंट 60% ज़्यादा डेडली है अल्फा वेरिएंट से। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सेकेंड वेव इतना खतरनाक क्यों था। इस वेरिएंट का इफेक्ट अब तक 80 कंट्रीज पर पड़ चुका है। किसी भी देश को ब्लेम करना, जैसे कि इंडियन वेरिएंट या यूके वेरिएंट, सही नहीं है, क्योंकि ये महज इत्तेफाक है कि कोई भी वेरिएंट किसी भी कंट्री में म्यूटेट होकर फैल रहा है। आजकल भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट देखने को मिल रहा है। साइंटिस्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट पर लगातार निगरानी रख रहे हैं कि कहीं ये डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक ना हो। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया है।
हालांकि डब्ल्यूएचओ ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा और डेल्टा प्लस के स्प्रेड पर नज़र रख रहे हैं। डेल्टा प्लस डेल्टा वायरस का उपवंश यानी सब लिनेज है। इस वायरस को डेल्टा प्लस का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यह ओरिजिनल डेल्टा से मिलता जुलता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब ओरिजिनल डेल्टा बीटा वेरिएंट के साथ म्यूटेट हुआ तब डेल्टा प्लस बना। इस वेरिएंट में डेल्टा और बीटा दोनों का अंश है। बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पहली बार डिटेक्ट हुआ था और यह काफ़ी इन्फेक्शियस और इम्यूनिटी ब्रेकर भी था, इसलिए लोग डेल्टा प्लस के नाम से थोड़ा घबरा रहे हैं। भले ही डेल्टा प्लस का केसेस भारत में कम है, लगभग 60 है, लेकिन कब वो मल्टीप्लाई होकर 60 से 6 लाख हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। साइंटिस्ट इस बात से काफ़ी परेशान है कि कहीं ये वायरस म्यूटेट होकर और ट्रांसमिसिबल और डेंजरस ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो फैटेलिटी रेट बढ़ जाएगी। फिलहाल जेनोमिक्स डाटा और लैब स्टडीज़ में डेल्टा प्लस के खिलाफ ऐसे कुछ नहीं पाया गया है जिससे ये प्रूफ हो कि वह बहुत तेज़ी से फैलेगा। कोविड वैक्सीन को एक वजह माना जा रहा है कोविड-19 केसेस के डिप होने का। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो उसकी एफिकेसी रेट पर भी क्वेश्चंस उठते हैं। क्या है ये एफिकेसी रेट? चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी वैक्सीन के लिए 94% एफिकेसी रेट बताया जा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाता है तो उसमें से 94 लोग का चांसेस है कि वो वायरस से इन्फेक्ट होने पर ज़्यादा सीरियस या हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। तो इससे ये समझ आता है कि वैक्सीन कोविड होने के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देती है। भारत में 4 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है: कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना, स्पुतनिक। मॉडर्ना वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये 94.1% ज़्यादा कारगर है सिम्टोमेटिक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। स्पुतनिक वैक्सीन को रशिया में डेवलप किया गया है और भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। इसकी एफिकेसी 92% बताई जा रही है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक का कहना है कि उनकी कोवैक्सीन 81% इफेक्टिव है कोविड-19 के खिलाफ और 65.2% इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट। कोविशील्ड, यह वैक्सीन सबसे ज़्यादा भारत में लगने वाली वैक्सीन है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि लगातार इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इस वैक्सीन की एफिकेसी 76% बताई जा रही है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वैक्सीन को लगाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। भारत में 21% पॉपुलेशन को पहला डोज वैक्सीनेशन का लग चुका है और 4% पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुका है। कोविशील्ड 60% इफेक्टिव है डेल्टा वायरस के अगेंस्ट। रिपोर्ट्स का माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट पे डब्ल्यूएचओ चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन अभी कुछ क्लियरली नहीं बता पा रही हैं। उन्हें फिलहाल अभी थोड़ा और डाटा चाहिए डेल्टा प्लस वेरिएंट्स पर। उनका कहना है कि कोविड वैक्सीन काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए थे डेल्टा वायरस से लड़ने को और उम्मीद है कि वह डेल्टा प्लस पर भी अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। कोविड की कॉमन सिम्टम्स जैसे कि फीवर, कफ, हेडेक और सोर थ्रोट के साथ रनी नोज सिम्टम भी एड इन हुआ है जो कि पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुई थी। उसके अलावा लॉस ऑफ स्मेल जो कि ओरिजिनल कोविड का सिम्टम था वो अब लिस्ट के 9th नंबर पर चला गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद वैक्सीनेशन ड्राइव्स के कारण ऐसे सिम्टम्स बदल रहे हैं। अब बात करते हैं कि थर्ड वेव आएगा कि नहीं। एक्सपर्ट का कहना है कि थर्ड वेव तो आएगा ही, भले वो सेकेंड वेव के तरह डेडली ना हो क्योंकि बहुत लोग उस समय तक वैक्सीनेटेड भी रहेंगे और एक नेचुरल इम्यूनिटी भी लोगों में डेवलप हो जाएगी। डॉक्टर्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच थर्ड वेव आ सकता है। जनरली हर बड़ी वेव 3 मंथ्स का गैप लेकर ही वापस आता है, इसलिए ऐसे मैथमेटिक्स थर्ड वेव के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि तीसरा वेव अक्सर इतना ट्रांसमिसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका का केस देखें तो वहाँ तीनों वेव्स आ चुके हैं और लगभग सबका फ्रिक्वेंसी सेम ही था। वहाँ के तीनों वेव यानी कि ओरिजिनल वेव, बीटा वेव और डेल्टा वेव काफ़ी डेडली थे। इसका एक कारण बताया जा रहा है कि वहाँ के 5% से भी कम लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिसके कारण वो डेल्टा वायरस का मार सह नहीं पाए। इज़राइल का केस देखें तो अभी वहाँ 56% से भी ज़्यादा लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं, फिर भी वहाँ डेल्टा वायरस वापस से आ रहा है। तो इससे समझ आ रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को फॉलो करना होगा और गैदरिंग्स को अवॉइड करना होगा।
एक्सपर्ट्स अब अनवैक्सीनेटेड लोगों को वेरिएंट फैक्ट्रीज भी बुला रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग तो बच सकते हैं कोविड के कहर से, लेकिन अनवैक्सीनेटेड लोग वायरस को लगातार म्यूटेट करेंगे और न्यू वायरस इवॉल्व होता रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेटेड होना। वैक्सीन्स की एफिकेसी रेट को फिलहाल कंसिडर ना करें, क्योंकि हर वैक्सीन की ट्रायल अलग अलग ग्राउंड्स पर होते हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस को आपस में तुलना करना सही नहीं। और जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल है वो जाकर लगवा लें। एटलीस्ट सही टाइम पर वैक्सीन लगवा कर हम हॉस्पिटलाइज्ड और डेथ के सिचुएशन से तो ज़रूर ही बच सकते हैं। लोगों का यह मिथ है कि वैक्सीन जब 100% गारंटी नहीं दे रहा है तो फिर उससे लगवा कर क्या फ़ायदा। तो कम से कम वैक्सीन इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप क्रिटिकल कंडीशन या हॉस्पिटलाइज्ड नहीं होंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर लोग प्रिकॉशन लेंगे और अगर भारत का एक अच्छा खासा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो तीसरा लहर नहीं आएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक अगर आप ऑलरेडी कोविड से रिकवर्ड हैं तो सिंगल या डबल डोज वैक्सीन भी डेल्टा वेरिएंट पर बहुत कारगर यानी इफेक्टिव है। अगर हम वैक्सीन लेने के बाद भी सारा प्रिकॉशंस माने, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्किंग, जीरो टॉलरेंस, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, तो फिर थर्ड वेव को हम डेफिनेटली रोक सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।